नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही तैयारी, कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। और आज जो हमारा प्रोग्राम है मेंस आंसर राइटिंग का, इसके तहत हम जीएस के प्रश्न पत्र 3 से कराने वाले हैं। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्रीकल्चर पे है। और आप लोग यदि देखेंगे तो एग्रीकल्चर से हर वर्ष जो है प्रश्न बनते ही बनते रहते हैं। तो इस बार भी देखिए कि भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण करना है और इसकी मुख्य उपलब्धियों और सीमाओं को भी रेखांकित करना है। तो 12 अंक का प्रश्न है। 12 अंक का प्रश्न मतलब 200 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ 2 डायमेंशंस में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण करना है और इसकी जो उपलब्धियाँ हैं और सीमाएं हैं, इनकी चीज़ें होनी है। तो देखते हैं। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 5 बजे चैनल पे बने रहिए। यहाँ आपको आपकी परीक्षा से संबंधित क्लासेज मिलेंगी। आज आपको जो है थोड़ा थंबनेल बदला बदला दिख रहा होगा। कारण ये है कि संस्थान ने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है अपने प्रोग्राम में। जो हमारा मेंस के जो 2 बैच आंसर राइटिंग के चल रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो वो तो एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन उसमें जो निबंध इंक्लूड था, तो निबंध और हिंदी को लेकर के चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो भी स्टेट है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो या और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो सबके लिए जो है हमारे बैचेज हिंदी के सेपरेट चलेंगे और ये अलग होगा। और अगर आप जीएस के हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो इसमें एक शून्य से शिखर है, दूसरा जो है अब की बार मेंस पार सीरीज। और फीस इसकी देखिए घटा करके 7,499 अब कर दी गई है, पहले वाली फीस है। और हिंदी एस्से को अलग से कर दिया गया है। तो आप अगर हिंदी एस्से को भी लेंगे तो 2499 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। और यहाँ क्या है कि डेली आपको इस मतलब आपको टारगेट दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, उनका मूल्यांकन होगा, फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा, सारा प्रयास किया जाएगा और आपके प्रत्येक टॉपिक को भी कवर कराया जाएगा अच्छे से। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, इसकी मुख्य उपलब्धियों और सीमाओं को रेखांकित कीजिए। तो थोड़ा सा आप जो है भूमिका के तहत हरित क्रांति के बारे में बताइए कि 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकाल करके विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। तो आप लोग को ये पता ही होगा कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमको क्या मिला था। अकालों की एक तरीके से फहरिस्त लंबी थी, मतलब बहुत ज़्यादा हम अकाल ग्रस्त थे, सूखे बाढ़ की समस्या से परेशान थे, हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ही डमाडोल थी, मतलब पूरी तरीके से हमको निचोड़ लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने खाद्यान्न संकट एक बड़ी समस्या। भाई सब कुछ का अभाव तो समझ में आ सकता, लेकिन अगर जीवन जीने के लिए अन्न जल ही ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि जीवन कितना समय तक पॉसिबल रहेगा। और भारत इस बड़ी समस्या से दो चार हो रहा था। तो ऐसे में अमेरिका ने कुछ हमको पीएल जो 80 गेहूँ था उसके माध्यम से सपोर्ट किया था, लेकिन वो बहुत ही निम्न क्वालिटी का था। और जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसने जो है वो भी सहायता देनी बंद कर दी 1965 में। तब मजबूरन जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की तो डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल रहा था, तो उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। आगे चल करके इसमें जय विज्ञान जोड़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसमें अभी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इसमें एक और स्लोगन जोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब ये नारा क्या हो गया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और फिर अगला जय क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान गए। तो इसी में जो इसी लिए जो है हरित क्रांति का प्रयास हुआ। और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को तो आप जानते ही होंगे, और उन्होंने जो है ऐसे बीजों का निर्माण किया कि जो पहली बात तो कीटनाशक और फर्टिलाइज़र की कम उपयोग से भी बहुत बेहतर प्रोडक्शन दे सकती थी। और फिर भारत में उसके प्रणेता कौन बने, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड की हैं। तो वही आप बता रहे हैं कि हरित क्रांति ने उच्च उपज देने वाली किस्मों जैसे बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई और मशीनरीकरण के माध्यम से भारतीय कृषि में अभूतपूर्व बदलाव किए,
एवं भारत खाद्य आयातक से खाद्य निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया। मतलब जब हम आज़ाद हुए थे तो हम अमेरिकी गेहूं पे निर्भर थे, और आज वर्तमान में क्या है कि हम देश दुनिया के कई देशों को खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। तो ये हमारी अगर आयातक से निर्यातक बनने की यात्रा रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारी हरित क्रांति की भूमिका है वो बहुत ही आकर्षक भूमिका रही है, मतलब बहुत ही शानदार भूमिका आप कह सकते हैं। तो वही आप पहले बताइए कि हरित क्रांति का जो है वो पॉजिटिव प्रभाव क्या रहा है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि सबसे पहला प्रभाव यही है। और आप दिखाइए आंकड़े से कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1960-61 में कितना था, 82 मिलियन टन था। सोचिए कि मतलब 60-61 में केवल हम 82 मिलियन टन का खाद्य उत्पादन करते थे, जो 2021-22 तक बढ़ करके कितना हो गया, 314 मिलियन टन हो गया है। तो इसके पृष्ठभूमि में कौन है, वही अपनी हरित क्रांति। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत क्या पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन गया है। मतलब गेहूं और चावल में तो हम लोग पूरी तरीके से अब आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यातक भी हैं। और आप अगर देख रहे होंगे न्यूज में, तो हम अपने बासमती जो हमारी अच्छी क्वालिटी की चावल्स है वो हम खाड़ी के देशों में उसका निर्यात भी करते हैं, सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ। फिर अगला जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति का अगर आप सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र देखेंगे तो कौन सा, पंजाब है, हरियाणा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ जो है विशेष इसका लाभ मिला यहाँ के किसानों का, जिससे पारंपरिक निर्वाह कृषि का रुख वाणिज्यिक कृषि की ओर हुआ। मतलब पहले क्या था कि हम जो है वही ट्रेडिशनल कृषि करते थे, मतलब जो वाणिज्यिक क्रॉप होते थे उनका प्रोडक्शन भी नहीं होता था, और इस कारण इन क्षेत्रों में किसानों की आय कई गुना बढ़ी है। तो जब हम बेचने वाली स्थिति में जब आएंगे, भाई अगर किसान केवल उतना ही प्रोडक्शन करे कि वो फिर केवल अपना भरण पोषण कर ले, तो उसकी और ज़रूरतें कैसे, भाई चलिए खाद्यान्न की ज़रूरतें वो पूरा कर लेगा, लेकिन खाद्यान्न के साथ साथ कुछ मूलभूत आवश्यकताएं और होती हैं। भाई कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, मकान होता है, एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, तो वो कैसे पूरा करेगा जब तक वो अपने अनाज को मार्केट में बेचेगा नहीं। पहले क्या था कि हम अपने भरण पोषण तक का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन हरित क्रांति की वजह से संभव हो सका, और बड़े पैमाने पर जो किसान केवल निर्वाह कृषि करते थे, अब वो जो है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे उनका जो है वो निर्यातक बन के उभरे। तो जब निर्यातक बन के उभरे तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, और बेहतर में अगर देखा जाए तो जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इससे सर्वाधिक जो है वो लाभ की स्थिति में रहे। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो भाई ग्रामीण जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक सेक्टर है एनिमल एंड हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, तो उसी में पूरी तरीके से हमारी इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर यदि बढ़ेगा तो देखिए एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है तो पशुपालन का विकास होना ही होना है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हरित क्रांति ने दोनों को बढ़ाया, और पूरे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस पे आजीविका का सबसे बड़ा बोझ था, आज भी हमारी एक बड़ी आबादी करीब 55% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उनको जो है समाज में मुख्य धारा में लाया जा सका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा। फिर कृषि से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ। तो भाई चूंकि कृषि डेवलप हो रही तो इससे संबंधित उद्योग भी डेवलप होंगे, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, उर्वरक बनाने वाले नए उद्योग विकसित हुए ग्रामीण स्तर पर। फिर ग्रामीण विकास हुआ फाइनली, तो बेहतर परिवहन, बिजली और भंडारण सुविधाओं ने ग्रामीण विकास को बढ़ाया, जिसने गाँव और शहर में बढ़ती विषमता को कम कर दिया। तो इतने सारे सम्मिलित प्रभाव रहे, सकारात्मक प्रभाव रहे किसके, हरित क्रांति के, ठीक है। फिर जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो रोजगार सृजन भी होगा, तो रोजगार सृजन का भी इसने काम किया। मतलब पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही जो है बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन लाने का काम किसके द्वारा किया गया, हरित क्रांति के द्वारा। लेकिन सफलता के इस शीश महल में कई दरारें भी थी, और अब उन्हीं दरारों पे चूंकि आपका प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है उसी पे है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि हरित क्रांति की सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी सीमाएं हैं कि भाई प्राकृतिक क्षरण, इसमें जो है पेस्टिसाइड्स का बहुत उपयोग हो रहा है,
तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता में कमी, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। भाई अगर हम उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करके मतलब प्रोडक्शन तो ले लिए, लेकिन क्या उससे मृदा प्रभावित हुई। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो पंजाब हरियाणा की मृदा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड पाई गई है, बहुत ही ख़राब स्थिति में पाई गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा, क्योंकि यहीं के किसानों ने सर्वाधिक इसका लाभ उठाया था। और फिर मृदा के माध्यम से वहाँ का जल भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषित पाया गया है। तो ये बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में निकल के आई। फिर भूजल स्तर में गिरावट, गहन सिंचाई पद्धतियों के कारण विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत के भूजल स्तर में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भाई जो भूजल का दोहन होता है उसमें उसका सबसे ज़्यादा अगर उपभोग करता है तो उसमें कृषि भी है। भाई कृषि में आप लोग देखते होंगे कि सिंचाई के साधनों में भाई भूजल का हम प्रयोग करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा भूजल का हम प्रयोग कर लिए, जो वाटर लेवल पहले 40-45 फीट नीचे था, अब वो 150-150 पौने 200 फीट नीचे जा चुका है। मतलब कितना नीचे वाटर लेवल चला गया है। और बहुत से बोरवेल तो सूख गए हैं, वहाँ पानी ही अब नहीं निकल रहा है। और इसीलिए जो पंजाब और हरियाणा की सरकारें हैं वो अपने यहाँ आप क्या कह रही हैं कि आप लोग धान की खेती बंद करिए। मतलब जो बहुत ज़्यादा जिन खेतों को पानी की आवश्यकता वो खेती ही बंद करिए, उनका इस तरीके का सजेशन है अपने किसानों को। और उदाहरण भी आप दीजिए कि पंजाब के 78% से अधिक ब्लॉक जो है वो भूजल के अतिदोहन की श्रेणी में आ गए हैं। मतलब पंजाब की तो ये स्थिति हो गई है कि वहाँ के 78% से जो ज़्यादा ब्लॉक हैं वो भूजल के अतिदोहन की श्रेणी में है। मतलब वहाँ बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है पानी को लेकर के। फिर फसल पैटर्न को भी नुकसान हुआ। तो उच्च उपज वाली फसल तकनीकी ने मुख्य रूप से गेहूं और चावल को लाभ पहुंचाया। दालों, तिलहनों, बाजरा और नकदी फसलों की उपेक्षा हुई, जिससे कृषि का विविधीकरण प्रभावित हुआ। तो इसमें जो अगला लाभ हुआ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हरित क्रांति में गेहूं, चावल इसी का सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ, मतलब इसी को सबसे ज़्यादा उपजाया गया। लेकिन अब गेहूं और चावल ही कंप्लीट डाइट तो होता नहीं कि आप रोटी चावल खा लीजिए तो आप पूरा पोषण युक्त खाना खा लिए। आपको साथ में दालें भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, मोटा अनाज भी चाहिए। तो लेकिन चूंकि चावल और गेहूं उस समय सबसे ज़्यादा लाभ वाली स्थिति में थे, ज़्यादा उपज दे रहे थे, वो बाजार में बेच करके उनसे ये किसान ज़्यादा लाभ ले रहे थे। तो ऐसे में पूरा झुकाव इनका इसी की तरफ रहा, चावल और गेहूं के उत्पादन में। इसीलिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो सबसे बड़ी कमी हरित क्रांति की यही बताते हैं कि भाई ये केवल कुछ फसलों और कुछ फसलों में भी चावल और गेहूं तक सीमित कर लिए। तो ये समावेशी विकास नहीं हुआ एग्रीकल्चर का, क्योंकि समावेशी विकास में एग्रीकल्चर का क्या होना चाहिए था कि भाई अन्य क्रॉप जो है जैसे बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, दालें हो गई, उनका प्रोडक्शन हो, साथ ही साथ जो पशुपालन है उनका विकास हो। तो ये सम्मिलित जो जब प्रयास होते तब ये और ज़्यादा इसकी प्रभाविता बढ़ती और ये समावेशी होता। तो ये हुआ, और इससे क्या हुआ, फसल पैटर्न को नुकसान पहुंचा। फसल जो एक पैटर्न होता है विविधीकरण वाला कि भाई, और इसी वजह से जो है अगर फसल पैटर्न को हम बनाए रखते तो हमारी मृदा की उर्वरता भी मेंटेन रहती। आप लोग तो पढ़े ही होंगे पीटी में कि मृदा उर्वरता में फसल पैटर्न का मतलब फसल के विविधीकरण का बहुत योगदान है। कि आप एक खेत में, और अगर गांव के भी किसान को जाइए तो आज अगर कभी गेहूं बोएगा तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसमें कोई और फसल बोएगा, कुछ और फसल बोएगा, मतलब हर वर्ष बदलेगा खेत में, और इसीलिए उसकी मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है। लेकिन अगर आप केवल गेहूं 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 उपजाते जा रहे हैं, चावल 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 करते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी मृदा भी जवाब दे जाएगी। और वही हो रहा पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। फिर सामाजिक असमानता भी इसने बढ़ाया। तो आपको लग रहा हो ये कैसे हो गया, तो कारण ये है ना कि जो किसान थे तो हरित क्रांति का जो लाभ ले पाए वो बड़े बड़े किसान ले पाए, जिनके पास जोतों का आकार बड़ा था, जिनके पास वित्त था, वही भाई ट्रैक्टर ले आए, महंगे महंगे जो यंत्र हैं कृषि के उनको परचेज कर पाए, अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीटनाशकों का प्रयोग किए, खादों का प्रयोग किए, तो ले दे करके फिर उन्होंने लाभ भी उठाया। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े किसान हैं, और ऐसे किसान की मतलब उनकी स्थिति आप जाके देखेंगे तो खूब 100-200-400 बीघे के जोतदार हैं और एकदम लग्जरियस लाइफ है, सारी चीज़ें हैं, फार्म हाउस बनवा के रख रहे हैं।
तो ये केवल मुट्ठी भर किसान ही इसके लाभार्थी रहे, बाकी अन्य किसान और ज़्यादा जो है वो दयनीय स्थिति में चले गए। बल्कि उनकी स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि वो इन्हीं बड़े किसानों के खेतों पर जाकर के मजदूरी तक करने के लिए बाध्य हुए हरित क्रांति की वजह से। फिर क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। तो क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि आप ऐसे उदाहरण लें कि भाई इसका लाभ जो है एक क्षेत्र विशेष तक ही हुआ, लेकिन भाई भारत तो पूरा भारत एक शरीर है, तो ऐसे में एक हाथ का खूब विकास हो जाए, खूब लंबा हो जाए, और सारा एक दूसरा हाथ या और पैर वो सब छोटे रहें, तो ये बेतरतीब विकास माना जाएगा ना। तो हरित क्रांति का लाभ बिहार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ने ले लिया, लेकिन ये पूरे भारत का विकास तो हुआ नहीं। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में ही अगर आप ऐसे उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश ही बड़ी समस्या में रहा। कारण ये तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूब विकास हुआ, उसी जगह पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो है आज भी पिछड़े, मतलब वर्तमान में भी उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है, और उनके विकास के लिए सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं। तो ये जो है क्षेत्रीय असमानताओं को भी बढ़ाने में इसने योगदान दिया। फिर स्वास्थ्य समस्या है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि पंजाब में इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर के मरीज निकल करके आ रहे हैं। वहाँ से तो एक कैंसर एक्सप्रेस गाड़ी ही चल रही है, मतलब सारे मरीज जो आ करके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक खेती से इनऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बेसिकली पर्यावरण को क्षति पहुंचा के करें। तो यदि पर्यावरण की क्षति होगी तो वो आपकी क्षति तो निश्चित तौर पे करेगा, और वो अपने क्षति की प्रतिपूर्ति इसी तरीके से करता है। तो आपने उसकी क्षति पहुंचाया तो फिर आप भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है। और वर्तमान में देख रहे होंगे कि अगर खान पान से हर चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिलावट है कि आप कुछ भी जो है वो शुद्ध नहीं मान सकते इस समय। तो कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य के साथ साथ, मतलब मिट्टी तो हमारी खराब हुई हुई, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी क्या हुआ है, बुरा असर पड़ा है। तो ये सब जो है नकारात्मक प्रभाव रहे। अब आपको एक रेशनल तरीके से निष्कर्ष देना है। तो अतः उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हरित क्रांति खाद्यान्न आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और अकालों को रोकने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो मैंने बताया ना कि भाई पीछे बहुत अकाल पड़े और बहुत लोग अकालग्रस्त हुए, डेथ कर गए, तो उन सब से निपटने के लिए इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन अनजाने में ही सही क्षेत्रीय परिस्थिति और सामाजिक विषमताओं को भी इसने क्या हुआ तो जन्म दिया। इसलिए कृषि विशेषज्ञों ने द्वितीय हरित क्रांति को आवश्यक बताया ताकि संतुलित कृषि विकास और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो जहाँ एक तरफ इसका ढेर सारा फायदा रहा, तो उसका कुछ नुकसान भी रहा जो आपने दिखाया। तो चूंकि भाई जरूरी है, इतनी बड़ी आबादी है, सबको खाद्यान्न जो मूलभूत आवश्यकता तो पूर्ति तो करना ही है, तो हम हरित क्रांति से मुंह मोड़ नहीं सकते, लेकिन हमको जो है वो द्वितीय हरित क्रांति अपनाने की ज़रूरत है। द्वितीय हरित क्रांति में क्या है कि हम अब उन क्रॉप की तरफ जाएंगे जो प्रथम हरित क्रांति में छूट गई थी, जैसे दालें हुई, तिलहन हुए, मोटे अनाज हुए, उनको भी इसमें लाएंगे गेहूँ चावल में के बास्केट में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्रथम जो हरित क्रांति हुई उसमें हम बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का प्रयोग किए, तो अब उसे नियंत्रित करके हम मतलब ऑर्गेनिक खाद की तरफ जाएंगे, मतलब जो नेचुरल तरीके से फार्मिंग करने की तरफ जाएंगे। और इस समय नेचुरल फार्मिंग का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हम जो है बागवानी कृषि की तरफ जाएंगे, मतलब और पशुपालन तो हमारा होगा ही होगा, तब जा कर के सही मायने में जो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा समावेशी तरीके से। और जब प्राथमिक सेक्टर भारत का अगर ग्रोथ कर गया तो ये सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उनके लिए ये क्या होगा, तो ये की का काम करेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की, मतलब उसमें तीनों सेक्टर अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, तभी हम जा करके जो 2027 तक का जो हमारा विजन है कि हम जो है एक विकसित भारत का निर्माण कर लेंगे। तो बिना प्राथमिक सेक्टर को, और वो भी उसमें भी एग्रीकल्चर और को बिना मेंटेन किए आप जो है ये सफलता नहीं पा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको दिखा दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके आने की भी बहुत संभावना है। इसके बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा करी, तो आप लोग यदि अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि आपको डेली प्रश्न दिए जाते हैं, आप ऐसे लिख करके दिखाते हैं। देखिए आपका एक नंबर, आधा नंबर भी कटा है, तो क्यों कटा और कैसे आप इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं।
और हम आपको यहीं तक नहीं रोकते हैं कि बस आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर दी छोड़ दिया, आपको हम मॉडल आंसर भी देते हैं और ऐसे प्रिंट फॉर्म में बाकायदे। आप चाहें तो उसको स्पाइरल करा के हर पेपर वाइज आपका एक नोट्स बन जाएगा, हर टॉपिक से आपका PYQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कवर करा दिए जाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से। तो आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो, पेपर 1 बैच 1 बैच 2 चल ही रहा है, तो आप लोग जो है इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। समृद्धि IAS का हमारा एक तो टेलीग्राम है, दूसरा 2 यूट्यूब के चैनल है, एक तो समृद्धि IAS और सेकंड जो चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे लिंक्स आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए आप लोग कमेंट कम करते हैं, लाइक कम करते हैं, तो आप लोग का भी इतना तो दायित्व बनता है कि अगर हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट करें। और हम ये भी कह रहे हैं कि जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब करें, तो यदि ये अच्छा लगे तो ज़रूर करें। और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।